बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका शीर्षक है वृत्त। वृत्त लेकर के मैं आया हूँ। वृत्त आप पढ़ते पहले से ही आ रहे हैं। वास्तव में वृत्त है क्या? तो वृत्त जो है एक तल में विभिन्न या अनेक बिंदुओं का एक समूह है, अनगिनत बिंदुओं का एक समूह है। इन जो बिंदुएं स्थिर बिंदु अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, सबकी दूरी समान होगी, कहीं भी आप मापिएगा ना। तो ये जो स्थिर बिंदु हो गया वह स्थिर बिंदु इसका केंद्र कहलाता है, सेंटर, जिसको हमेशा ओ के द्वारा दर्शाते हैं। तो वृत्त की परिभाषा आप कर पाएंगे कि वृत्त एक तल में स्थित अनेक बिंदुओं का, अनगिनत बिंदुओं का समूह है जो बिंदु स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब यह वृत्त जिस तल पे स्थित होता है उस तल को तीन भागों में बांट सकता है। एक भाग हो गया अभ्यंतर भाग, एक हो गया बहिर्भाग। ये आपका बहिर्भाग हो गया। अभ्यंतर भाग, एक भाग आपका हो गया जहाँ पे वृत्त है। तो वृत्तीय क्षेत्र में तीन भागों की चर्चा होती है। वृत्तीय जब क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो उसमें वृत्त, अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग, तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वृत्तीय क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इसको तीन भागों में आप बांट करके देख सकते हो। तो बहिर्भाग का मतलब वृत्त के बाहर का भाग, बहिर्भाग। जैसे हमने बिंदु P ले लिया, T ले लिया, R ले लिया, S ले लिया, U ले लिया, V ले लिया, A ले लिया, सब बहिर्भाग में बिंदु है। PT हमने एक रेखाखंड ले लिया, पूछा PT रेखाखंड कहाँ है? तो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। हमने अब अंदर ले लिया। जैसे आपसे पूछा जाए कि केंद्र O कहाँ है वृत्त के, तो केंद्र O आपका है अभ्यंतर भाग में स्थित है। ये आपको जो परिधि दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ का एक घेरा दिखाई पड़ रहा है, ये ना अभ्यंतर भाग में है ना बहिर्भाग में है। जैसे हमने ले लिया एक बिंदु B कहाँ है? B बिंदु आपको अभ्यंतर भाग में। हमने ले लिया बिंदु C, कहाँ पे स्थित है? अभ्यंतर भाग में स्थित। हमने बीच रेखाखंड कर दिया, कहाँ पे स्थित है? अभ्यंतर भाग में। अब तो आपको वृत्तीय क्षेत्र अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग वैसे समूल रूप से अगर देखा जाए तो वृत्त जिस तल में स्थित है उसको दो भागों में बांटता है, अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। लेकिन आपको एक भाग दिखाई दे रहा है जो न अभ्यंतर में स्थित है न बाहिर में स्थित है। तो जब वृत्त, अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग तीनों मिलेगा तो किस क्षेत्र का निर्माण होगा? वृत्तीय क्षेत्र का निर्माण होगा। हो गया? तो ये वृत्तीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया। अब हम वृत्त, जैसे कि बताएं आपको, वृत्त क्या है? तो अनेक बिंदुओं का एक समूह है, स्थिर बिंदु से जो समान दूरी पर बिंदु स्थित है। अब इन बिंदुओं के समूह को जब हम वृत्त कहते हैं तो ये जो आपको वृत्त के बाहर एक घेरा दिखाई पड़ रहा है, इस संपूर्ण घेरे का नाम क्या है? इस संपूर्ण घेरे को हम परिधि के नाम से जानते हैं। मतलब वृत्त की वृत्ताकार संपूर्ण घेरे की लंबाई को आप क्या कहोगे? परिधि कहोगे। अब परिधि के बाद यहाँ पे केंद्र की चर्चा आती है। केंद्र है क्या? तो वृत्त का वह स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, ठीक ना? तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त का स्थिर बिंदु जहां से वृत्तीय पथ पर स्थित, चाहे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान हो, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र को हमेशा O द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाते हैं? हम O के द्वारा दर्शाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे परिधि का भाग। जैसा कि हमने परिधि ले लिया है, इस परिधि को हम अगर दो भागों में बांट दें तो परिधि का प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है, परिधि के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो ये बड़ा भाग जो है उसको बड़ा चाप कहोगे और छोटे भाग को छोटा चाप कहोगे। जैसे हमने लिख दिया AB, ये चाप का पहचान है, सिंबल है। तो यहाँ पे AB क्या है? लघु चाप है। मैंने लिख दिया CD क्या है? दीर्घ चाप है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप का मतलब क्या होता है? अभी आप समझ लो। A से B को हम क्या कहेंगे? AB हमारा लघु चाप हो गया। अब BA आपका क्या होगा? दीर्घ चाप होगा। अब लघु चाप, परिधि के छोटे टुकड़े को लघु चाप और परिधि के बड़े भाग को हम दीर्घ चाप के नाम से जानते हैं। चाप के बाद चर्चा आती है त्रिज्या की। ये त्रिज्या क्या है?
इसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, चाहे केंद्र से परिधि तक की दूरी, कहीं भी आप एक वृत्त के बारे में जान लो, अनगिनत त्रिज्याएं, क्योंकि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं इसलिए होती है कि एक वृत्त क्या है, तो अनगिनत बिंदुओं का समूह है। प्रत्येक बिंदु को आप केंद्र मिला दोगे तो एक त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिज्या की परिभाषा कैसे करेंगे, त्रिज्या को r द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिज्या जो है आपका वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, उसको r द्वारा दर्शाते हैं। एक वृत्त की अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं, किसी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती है। क्यों समान लंबाई इसकी होती है, क्योंकि स्थिर बिंदु से उनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। जो मैंने पहले बताया, वृत्त क्या है, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह है। जब समान दूरी पर बिंदु स्थित है तो फिर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगी, इसलिए वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है। अब वृत्त की त्रिज्या के बाद आता है, चर्चा आती है व्यास की। तो व्यास वह जीवा है, व्यास वह जीवा है जो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटती है। या कह सकते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं, और व्यास का सिंबल होता है डी। अब इसके लिए हमें जीवा समझना होगा। तो जीवा क्या है भाई, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। कहीं आप कहीं दो बिंदु ले लो, आपका जीवा हो। एक वृत्त के अनेक जीवाएं भी खींची जा सकती हैं, एक वृत्त की अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये सब जीवाएं हो गई। अब उसके बाद हम जानेंगे एक जीवा क्या करता है। तो मैंने पहले बताया वृत्त को दो भागों में बांटता है। जब बीचों बीच केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, जो केंद्र से गुजरेगी वो सबसे लंबी जीवा होगी, और वह वृत्त को दो भागों में बांटेगी। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का निर्माण होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के आधे टुकड़े को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। एक वृत्त को कितने अर्धवृत्तों में बांटा जा सकता है, तो एक वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांटा जा सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने जीवा ले लिया, एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांट सकती है। तो एक छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग भी हो सकता है। कभी कभी भी बराबर, जब बीच से जीवा गुजरेगी केंद्र से, तब जाकर बराबर भागों में बांटेगी, नहीं तो उसको छोटे बड़े भागों में बांटती है जीवा। तो अभी ये भी जीवा आप देख रहे हैं, एक छोटे खंड को एक बड़े खंड को, तो जो बड़ा खंड हो गया इसको दीर्घवृत्त खंड कहते हैं, दीर्घवृत्त खंड। और जो छोटा भाग हो गया इसको हम लघु वृत्त खंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड समझ लें। वृत्तखंड क्या है, तो वृत्तखंड वह भाग होता है, वृत्त का वह भाग है जो जीवा और संगत चाप द्वारा बना क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का वह क्षेत्र जो जीवा और उसके संगत चाप द्वारा बना हो, उसको क्या कहेंगे, हम वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड जैसा कि मैंने बता दिया, ये देखने में पता लग रहा है कि लघु वृत्तखंड है, और ये देखने में पता लग रहा है कि आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड को कैसे परिभाषित करोगे भाई, लघु वृत्तखंड। तो लघु चाप और जीवा द्वारा बना क्षेत्र, घिरा क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाता है। और दीर्घ चाप, यहाँ पे बी आपका लघु हो गया और यहाँ पे आपका ए भी हो गया, दीर्घ चाप हो गया। जैसे आपको ऐसे अलग बना के आकृति में स्पष्ट कर दूं, ये लघु वृत्तखंड हो गया। ये आपका अगर ऐसे आकृति कहीं हो तो इसको क्या समझिएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड है क्या, तो दीर्घ चाप, ये चाप हो गया, बहुत बड़ा चाप है इसके अपेक्षा। तो ये बड़ा चाप से घिरा क्षेत्र हो गया, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड हो गया। छोटा चाप से घिरा क्षेत्र हो गया, इसलिए लघु वृत्तखंड हो गया। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बाद चर्चा आती है, अंतिम चर्चा है त्रिज्यखंड। इसका एक हम लोगों को वर्ग 10 में पढ़ना भी है त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या है, जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं आकृति ऐसे दिखाई आपको पड़ जाती है, यह त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, ये केंद्र हो गया, ये आपको चाप हो गया। तो दो त्रिज्याओं, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से बना हो, घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे बड़ा वृत्त में लेकर इसको हम स्पष्ट कर लें, जैसे हमने केंद्र हो गया हमारे वृत्त
का ओ, और इसमें हमने दो त्रिज्याएं ले लिया ओ ए और ओ बी, तो यहाँ पे एक क्षेत्र बन गया जिसको हमने छायांकित कर दिया है। तो यह भाग आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यखंड है, इसमें बाद में चर्चा आएगी कि लघु है कि दीर्घ है, लेकिन अभी क्या है, ये फिलहाल में त्रिज्यखंड है। अब देखने पता लग रहा है कि एक खंड और बना हुआ है, जो किसके द्वारा? तो ओ ए और ओ बी द्वारा बना हुआ है, लेकिन यहाँ चाप क्या है? बी से ए, बी ए चाप है, बड़ा चाप होगा, जिसको मैंने पहले बताया है कि लघु चाप और दीर्घ चाप की चर्चा यहाँ की गई है। तो यहाँ पे जब बड़ा चाप होगा तो बड़ा भाग होगा और छोटा चाप होगा तो छोटा भाग होगा। त्रिज्यखंड क्या है? तो दो त्रिज्याओं और परिधि से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड दो प्रकार के बताए गए हैं, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, जिसका उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, इसको आप लघु लिख सकते हो, लघु त्रिज्यखंड। दूसरा हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या है? तो लघु चाप, लघु चाप और दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। और दीर्घ चाप जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ये देखिए, ऐसे वृत्त होता है ना पूरा, मान लीजिए गायब है, तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। यह केंद्र हो गया, ओ ए त्रिज्या हो गई, ओ बी त्रिज्या हो गई। यहाँ पे चाप क्या हो गया? बी ए चाप हो गया, दीर्घ चाप बी ए। समझ में आ गई बात है? निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर मुझे बताइए, फिर मैं आगे आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।